आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी तकनीक के अंदर झांकने वाले हैं जो हम सबके एकदम सामने है, लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में कुछ खास नहीं जानते। बिल्कुल, बहुत ही कम लोग इसके पीछे के विज्ञान को समझ पाते हैं। हाँ, तो सुनने वालों के लिए एक सिचुएशन इमेजिन करना मजेदार होगा। मान लीजिए कोई हाईवे पे जा रहा है और बगल से एक नया भारी भरकम BS6 या यूरो 6 ट्रक गुजरता है। आज से 10 या 15 साल पहले ऐसे ट्रक के गुजरने का मतलब था मुंह पर रुमाल रखना और धुएं से बचना। बिल्कुल, काले धुएं के गुबार से बचना। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कोई काला धुआं नहीं दिखता, सिर्फ एक हल्की सी गर्म हवा महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे अचानक से ये डीजल इंजन बहुत साफ सुथरे हो गए हों। बाहर से देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन असलियत में उस ट्रक के नीचे एक बहुत ही विशाल और जटिल सिस्टम काम कर रहा है। आज हम उसी आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, जिसे आम भाषा में ATS कहते हैं, और खास तौर पर कमिंस डोजिंग यूनिट के पूरे मैकेनिज्म को डिकोड करने वाले हैं। ये बहुत ही शानदार विषय है। हाँ, और इस पूरे विषय की गहराई में जाने के लिए मैं दो बहुत ही बेहतरीन सोर्सेज को खंगाल रहा था। एक तो रंजीत कुमार टेक का एक जबरदस्त प्रैक्टिकल YouTube वीडियो है। हाँ, वो वीडियो काफी डिटेल में है। बिल्कुल, उसमें उन्होंने इस पूरी डोजिंग यूनिट को खोलकर उसकी वायरिंग तक बहुत अच्छे से समझाई है। और दूसरा सोर्स है धीरेन्द्र पाटिल जी का तैयार किया गया डोजर ट्रेनिंग ATS सिस्टम पर एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। हमारा मकसद यहाँ कोई बोरिंग इंजीनियरिंग क्लास लगाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे इंसानी दिमाग ने एक साधारण से निकास पाइप यानी एग्जॉस्ट को। ये चलते फिरते केमिकल प्लांट वाला एंगल मुझे बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि अगर हम इस पूरे ATS के विकास के पीछे की कहानी देखें तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कार या ट्रक बनाने वाली कंपनियों ने अपनी खुशी से लगाया हो। अच्छा, तो ये मजबूरी थी? बिल्कुल, आज के समय में ये एक इंजीनियरिंग मजबूरी बन गई है। जब एक भारी भरकम डीजल इंजन काम करता है तो वो सिर्फ पावर या टॉर्क जनरेट नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी हानिकारक गैसें भी पैदा होती हैं। हाँ, जो प्रदूषण फैलाती हैं। सही कहा। हम बात कर रहे हैं उन गैसों की जो सीधे तौर पर शहरों में स्मॉग यानी वो जो खतरनाक धुंध होती है उसका कारण बनती है। एसिड रेन या अम्लीय वर्षा और सांस की बीमारियां भी इन्हीं गैसों का नतीजा है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए और कड़े एमिशन नॉर्म्स को पास करने के लिए कंपनियों को कुछ बड़ा करना पड़ा। हाँ, कंपनियों को एग्जॉस्ट पाइप के अंदर एक पूरी लैबोरेटरी फिट करनी पड़ी। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये इमेजिन करना बड़ा मजेदार होगा कि जो धुआं इंजन से निकलता है वो सीधा बाहर हवा में नहीं जाता, वो कई अलग अलग कमरों या चेम्बर से होके गुजरता है। बिल्कुल, और धीरेन्द्र पाटिल के ट्रेनिंग नोट्स में इस पूरे चक्रव्यूह को बहुत ही अच्छी तरह से 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। 3 मुख्य चरण। मैं जब वो नोट्स पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे हम कपड़े धोने वाली मशीन के साइकिल से कंपेयर करें। ये एनालॉजी अच्छी है। जो सबसे पहला चैम्बर होता है उसे DOC यानी डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये धुएं का प्री वॉश है। बिल्कुल। जब धुआं इंजन से बाहर निकलता है तो उसमें बहुत सारा बिना जला हुआ फ्यूल यानी हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें होती हैं। DOC का काम इन गैसों को पकड़ना और उन्हें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देना है। ये एकदम सही बताया। लेकिन मेरे दिमाग में उस वक्त एक सवाल आ रहा था कि अगर DOC गैसों को साफ कर रहा है तो उस कालिक का क्या होता है जो हमें पुराने ट्रकों के पीछे अक्सर जमी हुई दिखती थी? वो काला धुआं कहाँ जाता है? वो कालिक या सॉलिड पार्टिकल सीधे दूसरे चेम्बर में जाते हैं। इसे DPF यानी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर कहा जाता है। अच्छा, तो ये दूसरे कमरे का काम है। हाँ, DOC गैसों को हैंडल करता है, लेकिन DPF एक स्पंज की तरह काम करता है। ये हवा में तैरने वाले उन छोटे छोटे काले कणों को, जिन्हें हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, उन्हें सोख लेता है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर ये एक फिल्टर है जो लगातार कालिक को सोख रहा है तो एक ना एक दिन तो इसे भर जाना चाहिए ना, है ना? किसी भी आम फिल्टर की तरह इसे भी चोक हो जाना चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है। अगर कोई स्पंज लगातार गंदगी सोख रहा है तो उसे निचोड़ना या बदलना तो पड़ेगा ही, और चलते ट्रक के नीचे जाकर तो कोई ड्राइवर उसे साफ करने से रहा जानता है। खुद को साफ करता है। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को रीजेनरेशन कहते हैं। रीजेनरेशन? ये तो साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। थोड़ा बहुत वैसा ही है। होता क्या है कि जब ट्रक हाईवे पर एक अच्छी स्पीड में चल रहा होता है
तो सिस्टम एग्जॉस्ट का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, करीब 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक। बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, और इतनी भयंकर गर्मी में उस फिल्टर के अंदर फंसी हुई सारी कालिख जलकर बिल्कुल बारीक राख में बदल जाती है और फिल्टर फिर से नया जैसा हो जाता है। रुकिए, ये बहुत ही अजीब बात है। मतलब इंजन को ये पता कैसे चलता है कि फिल्टर अब भर गया है और भट्टी चालू करने का समय आ गया है? अंदर कोई कैमरा तो लगा नहीं है? कैमरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेंसर का एक बहुत ही चालाक नेटवर्क बिछा हुआ है। डीपीएफ के पास डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर लगे होते हैं। डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर? हाँ, ये सेंसर फिल्टर के पहले और फिल्टर के बाद वाले हिस्से के दबाव को नापते हैं। अब मान लीजिए कि फिल्टर के अंदर जाने से पहले गैस का दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन फिल्टर से बाहर निकलने वाली गैस का दबाव बहुत कम है। इसका मतलब बीच में रुकावट है? एकदम सही। इसका सीधा सा मतलब है कि बीच का रास्ता ब्लॉक हो रहा है। बस जैसे ही ये डिफरेंस एक लिमिट से ज्यादा होता है, इंजन का दिमाग, जिसे ECU कहते हैं, वो समझ जाता है कि डीपीएफ भर चुका है और वो तुरंत रीजनरेशन का प्रोसेस शुरू कर देता है। बिल्कुल, ये इंसान के नर्वस सिस्टम की तरह है, जो दिमाग को बताता है कि शरीर में कहाँ क्या दिक्कत है। ये वाकई कमाल का सिस्टम है। मतलब पहले चेम्बर ने कार्बन मोनोऑक्साइड को संभाल लिया, दूसरे चेम्बर ने कालिख को जलाकर राख कर दिया, तो यहाँ तक तो धुआं साफ हो जाना चाहिए था। होना तो चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, क्योंकि ATS ट्रेनिंग वाले प्रेजेंटेशन में एक तीसरे दुश्मन का जिक्र है, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दुश्मन सबसे खतरनाक है और अदृश्य भी। आप नॉक्स की बात कर रहे हैं? NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये वही गैस है जो फेफड़ों की बीमारियों और स्मॉग का सबसे बड़ा कारण है, और इसे खत्म करने के लिए सिस्टम का तीसरा और सबसे बड़ा हथियार मैदान में आता है। SCR यानी सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। हाँ, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि यहाँ कोई बहुत ही हार्डकोर गाढ़ा केमिकल इस्तेमाल होता होगा, आखिर इतनी खतरनाक गैस को मारना है। लेकिन प्रेजेंटेशन में साफ लिखा है कि इस नॉक्स गैस को खत्म करने के लिए जो लिक्विड इस्तेमाल होता है, जिसे हम DEF या डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड कहते हैं, जिसे आम भाषा में लोग एडब्लू भी कहते हैं। हाँ, एडब्लू। तो वो एडब्लू असल में 67.5% पानी है। हाँ, ये आंकड़ा अक्सर लोगों को चौंका देता है। मुझे भी चौंका दिया। मेरा मतलब है, हम एक तरफ तो इतने जटिल सेंसर्स और कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस जहरीली गैस को मारने के लिए जो हथियार है, उसमें 2/3 हिस्सा सिर्फ पानी है और बाकी का 32.5% यूरिया है। हाँ, ये कुछ हजम नहीं हुआ मुझे। इतना सारा पानी मिलकर इतने बड़े प्रदूषण को कैसे रोक रहा है? मैं यहाँ एक चीज साफ करना चाहूंगी, ये कोई आम नल का पानी नहीं है। प्रेजेंटेशन में डीआयोनाइज्ड पानी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। डीआयोनाइज्ड पानी मतलब एकदम शुद्ध? एकदम शुद्ध। अगर हम इसमें नॉर्मल पानी मिला देंगे तो पानी के अंदर मौजूद मिनरल्स SCR सिस्टम के कैटलिस्ट को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। डीआयोनाइज्ड पानी का काम सिर्फ यूरिया को घोलकर रखना है ताकि उसे पाइप के जरिए स्प्रे किया जा सके। अच्छा, तो असली काम यूरिया का है? बिल्कुल, असली खेल गर्मी और इस यूरिया का है। तो जब ये 32.5% यूरिया और पानी का मिक्सचर उस खौलते हुए एग्जॉस्ट पाइप में स्प्रे होता है, तो असल में अंदर होता क्या है? मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। जैसे ही ये DEF गर्म धुएं के संपर्क में आता है, पानी तो तुरंत भाप बनकर उड़ जाता है, और जो यूरिया है वो इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से टूट जाता है और एक नई गैस में बदल जाता है, अमोनिया। अमोनिया गैस? हाँ, अब पिक्चर में 2 गैसें आ चुकी हैं। एक तरफ से इंजन से आ रही खतरनाक नॉक्स गैस और दूसरी तरफ से ये ताजी बनी हुई अमोनिया गैस। ये दोनों गैसें एक साथ SCR कैटलिस्ट के अंदर घुसती हैं। और फिर वहाँ क्या होता है? SCR के अंदर खास तरह के मेटल्स की कोटिंग होती है। जैसे ही ये दोनों गैसें वहाँ पहुँचती हैं, उनके बीच एक बहुत ही तेज रासायनिक प्रतिक्रिया या कह ले रासायनिक टक्कर होती है। अमोनिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड एक दूसरे को इस तरह से तोड़ते हैं कि आखिर में जो चीज एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकलती है वो सिर्फ हानि रहित नाइट्रोजन और पानी की भाप होती है। मतलब नाइट्रोजन गैस और पानी? हाँ, और नाइट्रोजन तो वैसे भी हमारी हवा में 78% है, तो उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। ये तो कमाल की केमिस्ट्री है। और इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पाइप के एकदम आखिर में एक नॉक्स आउटलेट सेंसर भी लगा होता है। ये लगातार चेक करता रहता है कि एमिशन लिमिट के भीतर है या नहीं।
अगर मैं इसे समराइज करूं तो जहरीली गैस और यूरिया के टक्कर से हम हवा और पानी बना रहे हैं। ये सच में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल गैप है जिसे रंजीत कुमार के वीडियो ने बहुत अच्छे से भरा है। ये जो DF या यूरिया का मिक्सचर है, ये अपने आप तो उस गर्म पाइप में नहीं चला जाएगा। नहीं, उसे वहां तक पहुंचाना पड़ता है। वही तो, इंजन की स्पीड कभी कम होती है, कभी ट्रक पहाड़ चढ़ रहा होता है तो कभी ढलान पर होता है। ऐसे में बिल्कुल सही समय पर और सही मात्रा में इस लिक्विड को स्प्रे करना ये कोई आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसी काम को अंजाम देती है कमिंस डोजिंग यूनिट। हाँ, मैंने जब वो टीयर डाउन वीडियो देखा तो वो यूनिट मुझे किसी मिक्सर ग्राइंडर के मोटर के साइज की लगी। वो मिक्सर चैम्बर के ठीक ऊपर सिर्फ 3 बोल्ट से कसी हुई थी। और उसमें 2 पाइपलाइन होती हैं, एक सप्लाई लाइन और एक रिटर्न लाइन। दिखने में वो भले ही छोटी हो, लेकिन वो पूरे सिस्टम का दिल है। उस डोजिंग यूनिट के अंदर एक 12 वोल्ट का छोटा सा डोजर पंप होता है। छोटा सा पंप, लेकिन काम बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। अब इस पंप का काम सिर्फ टैंक से लिक्विड खींचना नहीं है, इसका काम है एक बहुत ही सटीक प्रेशर बनाना। नोट्स के मुताबिक ये पंप 5 से 9 बार तक का दबाव बनाता है। 5 से 9 बार? मतलब अगर हम इसे एक आम कार के टायर के प्रेशर से कंपेयर करें तो ये कार के टायर के प्रेशर से करीब 3 से 4 गुना ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। इतने ज्यादा प्रेशर की क्या जरूरत है उस छोटे से सिस्टम में? इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि जो इंजेक्टर इस लिक्विड को धुएं में स्प्रे करता है, जिसे UL 2.0 इंजेक्टर कहते हैं, उसे इस लिक्विड को एक बहुत ही बारीक धुंध या मिस्ट में बदलना होता है। अच्छा, ताकि वो धुएं में अच्छे से मिल जाए। हाँ, अगर प्रेशर कम होगा तो लिक्विड धुंध बनने के बजाय बड़ी बूंदों के रूप में गिरेगा, जिससे वो धुएं के साथ ठीक से मिक्स नहीं हो पाएगा और पूरा रासायनिक रिएक्शन खराब हो जाएगा। समझ गया। इसके अलावा इस पंप को सिर्फ स्प्रे ही नहीं करना होता, इसे 3 अलग-अलग फेज में काम करना होता है: प्राइमिंग, डोजिंग और पर्जिंग। मैंने वीडियो में ये शब्द सुने थे। प्राइमिंग का मतलब है पाइपलाइनों में लिक्विड को तैयार रखना, ताकि जैसे ही जरूरत पड़े तुरंत स्प्रे हो सके। डोजिंग का मतलब है लगातार सही मात्रा में छिड़काव करना। लेकिन जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है वो है पर्जिंग। हाँ, ये पर्जिंग वाला हिस्सा मुझे भी बहुत दिलचस्प लगा था। जी। क्या ये वही प्रोसेस है जो इंजन बंद होने के बाद होता है? बिल्कुल वही है। जब ड्राइवर ट्रक बंद करके चाबी निकाल लेता है, तब भी ये पंप कुछ देर तक काम करता रहता है। हाँ, ताकि बैकफ्लो को रोका जा सके। सही कहा। ये पाइपलाइनों में बचे हुए सारे DF को वापस टैंक में खींच लेता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि DEF में यूरिया है। और अगर वो अंदर ले गया तो? अगर वो पाइपों के अंदर रह गया और इंजन ठंडा हो गया तो यूरिया जम सकता है और क्रिस्टल बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अगली बार इंजन स्टार्ट होने पर पूरी पाइपलाइन ब्लॉक हो जाएगी। ये तो बड़ा नुकसान कर देगा। इसलिए ये पंप रिवर्स गियर में काम करके पूरे सिस्टम को खाली कर देता है। क्या बात है, ये तो किसी स्मार्ट रोबोट की तरह काम कर रहा है। लेकिन इस पंप के पास खुद का दिमाग तो है नहीं, इसे ये सारे कमांड्स कौन दे रहा है? ये सारा खेल वायरिंग और ECU का है। हाँ, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए जब मैं रंजीत कुमार टेक के वायरिंग वाले हिस्से पर गया तो मुझे लगा जैसे मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक पजल सॉल्व कर रहा हूँ। जो लोग बारीकियों से प्यार करते हैं उनके लिए ये जानना बहुत मजेदार होगा। उन्होंने उस डोजिंग यूनिट के 8 पिन वाले कनेक्टर को खोल के दिखाया। 8 पिन का कनेक्टर। अब सबसे अजीब बात जो मुझे वहां लगी वो ये थी कि उस 8 पिन के कनेक्टर में पिन नंबर 3, 4 और 6 एकदम खाली थे। हाँ, ब्लैंक होते हैं वो। वहां कोई तार ही नहीं था। मतलब कंपनी ने 8 पिन का कनेक्टर लगाया ही क्यों जब उन्हें सिर्फ 5 ही तारों की जरूरत थी? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ऐसा अक्सर होता है। इसे हम मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। अच्छा, मतलब एक ही पुर्जा सब जगह लगा दो? एक तरह से हाँ। अलग अलग इंजनों या मॉडलों के लिए अलग अलग डिजाइन के कनेक्टर बनाने से लागत बढ़ जाती है। इसलिए कंपनियां एक ही 8 पिन या 10 पिन का कनेक्टर बना लेती हैं और जिस मॉडल में जितनी जरूरत होती है उतने तार इस्तेमाल कर लेती हैं। तो ये कॉस्ट कटिंग और डिजाइन को सिंपल रखने का तरीका है। लेकिन जो 5 तार वहां मौजूद थे उनका अलाइनमेंट और कलर कोडिंग बहुत ही स्पेसिफिक थी। हाँ, वो वायरिंग बहुत सटीक होती है। वीडियो में साफ दिख रहा था कि एक नीला तार है जो सिग्नल के लिए है, एक लाल तार है जो 5 वोल्ट पावर सप्लाई देता है और एक काला तार है जो ग्राउंड या अर्थिंग का काम करता है। बिल्कुल। अब यहाँ मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये 5 वोल्ट की सप्लाई क्यों? ट्रक की बैटरी तो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की होती है, तो फिर यहाँ 5 वोल्ट क्यों इस्तेमाल हो रहा है? ये एक बहुत ही तकनीकी और जरूरी सवाल है। देखिए, जो भारी मोटर या पंप होते हैं
वो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट पर चलते हैं। लेकिन इस डोजिंग यूनिट के अंदर जो सेंसर्स लगे होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। हाँ, उन्हें काम करने के लिए एक बहुत ही क्लीन और स्टेबल पावर की जरूरत होती है। गाड़ी की बैटरी का वोल्टेज ऊपर नीचे होता रहता है जो इन सेंसर्स को जला सकता है। ओह, तो उन्हें बचाने के लिए ये किया जाता है। बिल्कुल। इसलिए इंजन का जो कंप्यूटर होता है, जिसे ECU या इंजन कंट्रोल यूनिट कहते हैं, वो खुद 5 वोल्ट की एकदम स्थिर सप्लाई इन सेंसर्स को भेजता है। और यही ECU इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है ना? एकदम सही। क्योंकि वीडियो में उन्होंने दिखाया कि इस डोजिंग यूनिट के कनेक्टर के पिन नंबर 1, 2, 5, 7 और 8 सीधे ECU के काले रंग के J2 कनेक्टर से जाके जुड़ती हैं। हाँ, ECU के J2 कनेक्टर की पिन नंबर 24, 48, 57, 7 और 8 से। बिल्कुल। ये जो वायरिंग का पूरा जाल है, ये मुझे किसी हॉटलाइन की तरह लग रहा था जो सीधे पंप को गाड़ी के दिमाग से जोड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, हॉटलाइन। क्योंकि ECU लगातार गाड़ी की स्पीड, इंजन का लोड, बाहर का तापमान और सबसे अहम एग्जॉस्ट के तापमान को मॉनिटर करता रहता है। ECU हर एक मिलीसेकंड में लाखों कैलकुलेशंस करता है और इस हॉटलाइन के जरिए डोजिंग यूनिट को कमांड देता है कि अब इतना मिलीलीटर DEF स्प्रे करो, अब बंद कर दो। गजब का सिंक्रोनाइजेशन है। और अगर इस यूनिट में कोई भी खराबी आती है, मान लीजिए प्रेशर 5 बार से कम हो गया या कोई तार कट गया, तो ये सिस्टम इतना स्मार्ट है कि ECU तुरंत डैशबोर्ड पर एक स्पेसिफिक फॉल्ट कोड जनरेट कर देता है। हाँ, रंजीत के वीडियो में उन्होंने उन कोड्स को स्क्रीन पर भी दिखाया था। इससे होता ये है कि किसी मैकेनिक को अंधेरे में तीर नहीं मारना पड़ता। वो स्कैनर लगाता है और सिस्टम उसे खुद बता देता है कि परेशानी डोजर पंप में है या वायरिंग में है। इस पूरी चर्चा को अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये एहसास होता है कि हम अक्सर टेक्नोलॉजी को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम बस चाबी घुमाते हैं और सोचते हैं कि गाड़ी चल रही है। बिल्कुल। लेकिन उस निकास पाइप के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो DOC का बिना जले हुए फ्यूल को पानी बनाना हो, DPF का कालिक को जलाकर राख करना हो, या फिर उस छोटे से 12 वोल्ट पंप का 9 बार प्रेशर बनाकर यूरिया को अमोनिया में बदलना हो, सब कुछ एक साथ काम कर रहा है। हाँ, ये सब एक साथ मिलकर प्रदूषण को खत्म करने का जो शानदार काम कर रहे हैं, वो सच में इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री का एक मास्टरपीस है। इसमें कोई शक नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि आज की तकनीक और रसायन विज्ञान के इस तालमेल से वाहन पर्यावरण के अनुकूल बन पाए हैं। इतने सारे सेंसर्स, इतनी जटिल कोडिंग और इतनी नाजुक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को एक भारी भरकम ट्रक के नीचे धूल, मिट्टी और झटकों के बीच सफलतापूर्वक चलाना, ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए इस चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे यही होगा कि अगली बार जब कोई आधुनिक BS6 गाड़ी उनके बगल से गुजरेगी तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं होगी, वो उनके लिए एक चलता फिरता केमिकल प्लांट होगा जो चुपचाप अपना काम कर रहा है। बिल्कुल। लोग अब उस जटिल सिस्टम की सराहना कर पाएंगे। लेकिन जाने से पहले मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल अटक गया है जो इन दोनों सोर्सेज में सीधे तौर पर नहीं बताया गया। अच्छा, क्या सवाल है? हमने देखा कि DEF के अंदर 67.5% पानी होता है। अब इमेजिन कीजिए 0 से नीचे के तापमान वाले बर्फीले इलाकों को, जैसे लद्दाख, जहां सर्दियों में तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है। वहां तो पानी जम जाता है। बिल्कुल। विज्ञान का सीधा सा नियम है कि पानी जम जाता है। तो अगर एक ट्रक रात भर बर्फ में खड़ा है तो उसके टैंक और पाइपों के अंदर मौजूद वो पानी तो पूरी तरह से जम जाना चाहिए। सोचने वाली बात है। सुबह जब इंजन गर्म होने से पहले ही सिस्टम को DEF की जरूरत पड़ेगी तो ये सिस्टम उस बर्फ बन चुके पानी को कैसे हैंडल करता होगा? क्या वो सिस्टम DEF को जमने से कैसे रोकता होगा? ये एक ऐसा विचार है जो सुनने वालों को खुद से और अधिक रिसर्च करने के लिए प्रेरित करेगा। ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। बिल्कुल। इस बारे में खुद से रिसर्च जरूर कीजिएगा। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।